हेलो फ्रेंड्स, आज के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया के कौन से भेद हैं, इसको हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे ताकि आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें आप क्रिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छे से करें। तो क्रिया क्या है, सबसे पहले हम क्रिया को समझेंगे। क्रिया क्या है? क्रिया है हमारी जिसमें हम कोई काम करते हैं, हमारे द्वारा कोई काम किया जाता है, उसको हम क्रिया बोलते हैं। अब क्रिया की परिभाषा करेंगे। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने जो होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया से समझ लो। अब क्रिया के नाम से आप समझो कि क्रिया में क्या होता है कि कोई काम, जिसमें कोई काम किया जाता है वह क्रिया होती है। ऐसे शब्द होंगे, इसमें किसी वाक्य में ऐसे शब्द होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें कोई काम किया जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्रिया है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना। अब पढ़ना, जब हम पढ़ते हैं तो हम कोई काम कर रहे हैं। जब हम लिख रहे हैं अपने हाथों से तब भी हम कुछ काम करते हैं। जब खाते हैं, खाना खाते हैं तो हमारा जो मुंह है, हमारी जो जीभ है वो भी कुछ काम करती है। पानी पीते हैं तब भी वो कोई काम है। हाथ से पहले पानी के गिलास को उठाएंगे फिर पिएंगे, ये भी काम है। खेलना ये भी काम है, सोना ये भी काम है। अब हम क्रिया के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे राकेश गाना गाता है। राकेश क्या है? गाना गाता है। देखिए राकेश क्या कर रहा है? कुछ काम कर रहा है, मतलब उसके द्वारा कुछ क्रिया की जा रही है, कुछ काम किया जा रहा है, वो गाना गा रहा है। अब गाना गाना जो है वो एक क्रिया है, एक काम है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब जो मोहन है वो काम कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। उसका पुस्तक पढ़ना क्या है? उसकी क्रिया है, काम है। जैसे आगे है मनोरमा नाचती है। मनोरमा क्या करती है? नाचती है। तो मनोरमा जब नाच रही है तो उसके द्वारा भी कुछ काम किया जा रहा है, वो कुछ काम कर रही है। आगे है मानव धीरे धीरे चलता है। मानव धीरे धीरे चलता है, तो ये भी चलना जो है वो एक क्रिया है, एक काम है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा क्या है? बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो अब जो घोड़े द्वारा तेज दौड़ना वो क्या है? वो भी एक काम है। जैसे गाता है, पढ़ता है, नाचती है, दौड़ता है, चलना है, ये सारे के सारे शब्द क्या करते हैं? किसी काम के होने का बोध कराते हैं हमें, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? क्रिया। इसलिए इनको बोलते हैं क्रिया। गाता है, जब पढ़ता है, कोई नाच रहा है, दौड़ रहा है, चलता है, ये सारे के सारे कोई काम करने का बोध करवा रहे हैं, इसलिए इनको हम क्रिया बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। आगे है क्रिया के भेद। अब जो क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? एक अकर्मक क्रिया है और एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, देखेंगे हम। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। अब अकर्मक, अकर्म, कर्म से कोई काम, कर्म। ठीक है, कोई काम करना, कोई कर्म करना। अ का मतलब बिना काम के। अकर्मक क्रिया क्या हुई? जिसमें कोई काम नहीं किया जाता, बी मतलब बिना काम के, अकर्मक क्रिया। कर्म के बिना। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, इसमें क्या होता है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ेगा, मतलब जिसका फल सिर्फ कर्ता पर ही पड़ेगा, कर्म पर नहीं पड़ेगा। जो काम हो रहा है उस पे फल नहीं पड़ेगा, जो काम कर रहा है, कर्ता कौन होता है? जो काम करता है उस पर पड़ता है। वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। वह क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। इस क्रिया में क्या होता है? कर्म का अभाव होता है। अभाव मतलब इसमें कर्म नहीं होता। अकर्म मतलब कर्म के बिना। और इस क्रिया में क्या होता है कि क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ेगा, पड़ता है। श्याम क्या करता है? पढ़ता है। अब इसमें क्या है? ये अकर्मक क्रिया है हमारी। अकर्मक क्रिया कैसे है? क्योंकि इसमें जो प्रभाव है वो किस पे पड़ेगा? जो
फल है वो किस पे पड़ेगा, कर्ता पर। अब शाम पड़ता है तो इसमें जो प्रभाव है वो शाम पे पड़ेगा, ठीक है। इसमें कर्म का अभाव होगा, इसमें जो अब शाम पड़ेगा लिखेगा तभी नौकरी लगेगा। जैसे अगर आप लोग पढ़ते हो तो इसका फल किसे मिलेगा, आपको मिलेगा। अगर आपको कोई सरकारी नौकरी मिलती है तो इसका फल किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। अगर आप ये वीडियो देखते हो, आपकी किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये वीडियो के कारण आपका 1 या 2 नंबर आ जाते हैं तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, फल किस पे पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, मीन्स आप पे पड़ेगा। जैसे इस वाक्य में पढ़ने का फल शाम पर ही पड़ता है। किस पे पड़ता है, शाम पर ही पड़ता है, इसलिए पढ़ना जो है वो अकर्मक क्रिया है। शाम पड़ता है, इस वाक्य का फल किस पे पड़ता है, शाम पे पड़ता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अब शाम पड़ता है तो हम किसी से पूछेंगे तो इसका कोई क्या उत्तर दे सकता, कुछ उत्तर नहीं दे सकता, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया होगी। जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। मतलब जिसका फल और जो व्यापार है वो कर्ता को मिले तो उसे क्या बोलेंगे हम, अकर्मक क्रिया। आगे है अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे राजेश दौड़ता है। अब जो राजेश दौड़ेगा, सपोज करो कि राजेश दौड़ता है तो उसका फल किस पे पड़ेगा, राजेश दौड़ेगा तो उसकी टांगे थकेंगी, ठीक है। राजेश थकेगा तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, दौड़ने पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राजेश पे पड़ेगा ना। तो इसमें क्या होगा, कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। और कर्ता कौन है, हमारा राजेश। और कर्ता कौन होता है, जो कोई काम करता है। अब आगे जैसे देखिए, सांप रेंगता है। अब जो सांप रेंगेगा, सांप चलेगा तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, सांप पे पड़ेगा। वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वही थकेगा, ठीक है। जैसे पूजा हंसती है, अब पूजा हंस रही है तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, हंसने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूजा पर पड़ेगा। हंसने से ये कोई होगा कि हंसना उसका कम हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो पूजा हंसती है तो इसका प्रभाव पूजा पर पड़ेगा, ठीक है। अब आ गया मेघनाथ चिल्लाता है। मेघनाथ क्या करता है, चिल्लाता। अब मेघनाथ क्या है, हमारा कर्ता। तो मेघनाथ चिल्लाता है तो इसका प्रभाव मेघनाथ पे पड़ेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है, ठीक है। रावण लजाता है। ये थोड़ा, इसको लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, आप इसको इग्नोर करें। आगे है राम बचाता है। राम बचाता है। अब किसी को राम ने बचाया है तो क्या प्रभाव किस पे पड़ेगा, राम पे पड़ेगा। ये भी थोड़ी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा गलत टाइप हुआ है, इसको इग्नोर करें आप। आगे है जैसे दौड़ता है, रेंगता है, हंसती है, चिल्लाता है, बचाता है। ये सारे के सारे जो कर्म का, इनमें क्या है, कर्म का अभाव है और सारा का सारा फल जो है किस पे पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है। तो ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। आगे हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जैसे अकर्मक क्रिया से हमने अ से समझा था कि कर्म के बिना, सकर्मक क्रिया में स का मतलब है साथ, मतलब कर्म के साथ। इस क्रिया में क्या होगा कि जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ेगा। ये क्रिया सकर्मक क्रिया है, कर्म के साथ। यहाँ पर क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में क्या था कि जो कर्ता पर प्रभाव पड़े, फल जो है वो कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया बोलते थे। सकर्मक क्रिया मतलब जो कर्म के साथ है, स मीन्स साथ है। तो इसमें क्या होता है, क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। अब कोई पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें कर्म क्या है, पुस्तक पढ़ना। तो अब पुस्तक जो पढ़ना है, कर्म है, वो किस पे प्रभाव पड़ रहा है, वह पुस्तक पर प्रभाव पड़ रहा है। तो कर्म क्या है, पुस्तक पढ़ना। तो ये होगा सकर्मक क्रिया।
जैसे यहाँ पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, जैसे खाना देना, किसी को खाना देना, पीना, देखना, काटना। अब किसी को देखेंगे तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, ठीक है। काटना, कुछ कटेगा तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म पे। अगर हम कोई फल काटते हैं, कोई फल, सोच लो आप सेब को काट रहे हो, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? हम पर कोई पड़ेगा, सेब कम होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। करना, धोना, लिखना, बोलना, ये सारे के सारे हमारे सकर्मक क्रिया है। जैसे देखो, बच्चा दूध पी रहा है। अब बच्चा जो है वो दूध पी रहा है, बच्चा क्या है? हमारा कर्ता, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ किस पे रहा है प्रभाव? दूध पर, क्योंकि जब बच्चा दूध पी रहा है तो दूध कम हो रहा है, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? दूध पर। तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। अब जो खिलाड़ी है वो फुटबॉल खेल रहे हैं, प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फुटबॉल पे। कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि वो खेल रहे हैं, तो खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फुटबॉल खेलने पे। तो ये क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया। यह फिल्म का निर्माण कर रहा है, वह फिल्म का निर्माण कर रहा है। अब वह फिल्म का निर्माण कौन कर रहा है? कोई पता नहीं हमें। वह फिल्म का निर्माण, अब निर्माण किसका हो रहा है? फिल्म का निर्माण हो रहा है, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फिल्म पे, क्योंकि फिल्म का निर्माण हो रहा है। अब आ गया सकर्मक क्रिया के दो भेद। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद। एक कर्मक, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म हो, एक कर्मक का मतलब है सिर्फ एक ही कर्म होना चाहिए, उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। एक कर्मक क्रिया बोलेंगे उसको। जैसे माँ पढ़ रही है। अब इसमें क्या? माँ पढ़ रही है, पढ़ रही है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पढ़ने पे। तो ये क्या है? एक तो हमारी सकर्मक क्रिया है, और इसमें एक कर्म होने के कारण ये क्या है? एक कर्मक क्रिया। यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म हो रहा है। अब माँ क्या कर रही है? एक ही काम कर रही है, तो एक कर्मक क्रिया। अब दूसरा इसका भेद है हमारा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, दी से आप समझ लो कि दो कर्म, जिसमें दो काम हो रहे हैं, वो द्विकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, मतलब दो काम हो जिसमें, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब जो अध्यापक हैं वो छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब इसका प्रभाव किससे पड़ रहा है? जो अध्यापक है, करता है, वो छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और कंप्यूटर पर पड़ रहा है, और उनके सीखने पे। तो ये क्या होगी? छात्रों पे और सीखने पे, कंप्यूटर सीखने पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हमारा हो गया द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। किससे सिखा रहे हैं? छात्रों को। जो अध्यापक है वो किसको सिखा रहे, क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। और किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। तो ये क्या हो रहा है? इस प्रकार दो कर्म जो है एक साथ घटित हो रहे हैं। जो दो कर्म हैं वो एक साथ घटित हो रहे हैं, दोनों कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। अब आगे हमारे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से हमारे जो क्रिया के कितने भेद हैं वो पढ़ेंगे हम। जैसे पहला है हमारा सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया कौन सी होती है? जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जिसमें सिर्फ एक क्रिया होगी वो हमारी सामान्य क्रिया होगी। जहाँ सिर्फ एक ही क्रिया होगी, एक ही काम होगा, वो सामान्य क्रिया होगी। जैसे अनिल आया, मैंने पढ़ा। अनिल आया, एक ही काम हुआ, अनिल आ गया, ये काम हो गया। मैंने पढ़ा, एक कर्म हो गया, एक क्रिया होगी जिसमें एक ही काम हुआ, तो सामान्य क्रिया। आगे हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में क्या होता है? दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जब दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। अब धातुएं कौन सी होती हैं? आपने शायद संस्कृत में पढ़ा होगा, धातुएं पढ़ी होंगी, पठ, पठंती, ऐसी ऐसी जो धातुएं होती थी संस्कृत में होती हैं, वो धातु होती है। पढ़ना, लिखना, लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, तो ये सारी धातु होती है। जब दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लिखना चाहता है, पढ़ सकता है। अब जो लिखना चाहता है, पढ़ सकता है, ये दो, एक लिखना और एक पढ़ना।
ये 2 धातुएं होगी तो ये हमारी क्या होगी, संयुक्त क्रिया। आगे हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया में क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बने क्रियापदों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अगर आपने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर हमें हिंदी ग्रामर अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो कि शुरू से हमें अपना बेस सुधारना है, तब हम अच्छे से इनको कर पाएंगे। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की वीडियो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बने क्रियापदों को क्या कहा जाता है, नाम धातु। जैसे हथियाना, बतियाना, लतियाना, ये हमारे क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने शब्द। आगे हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया में देख लो कि जो प्रेरणा अर्थक, प्रेरणा से हमें पता चल रहा है कि जिसमें किसी काम को, किसी दूसरे काम, व्यक्ति को हम प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं। इंग्लिश में बोले तो हम किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी को प्रेरणा देते हैं, तो वही प्रेरणार्थक क्रिया में हो गए। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जब इसमें कर्ता क्या होता है, जो काम करने वाला स्वयं कार्य ना करे, खुद काम ना करे, किसी अन्य को किसी काम करने की प्रेरणा देता है। जैसे मैं आपको प्रेरणा दे रही हूँ कि आप इन वीडियो को देखें, अच्छे से समझें और हिंदी को अपने मजबूत करें, ताकि जो भी आपका कंपटीशन एग्ज़ाम आता है जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है तो आप उसको अच्छे से कर पाएँ। तो वैसे ही जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य कार्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे वह राम से पत्र पढ़वाता है, वह राम से पत्र पढ़वाता है, मतलब वो खुद पत्र नहीं पढ़ता, राम से पत्र पढ़वाता है, तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। आगे हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व ही समाप्त हो जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। मतलब जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व ही समाप्त हो जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया, मतलब जब कोई व्यक्ति एक काम करता है तो उसके बाद ही दूसरा काम स्टार्ट कर दे। एक काम जब खत्म हो जाता है, जब पहला काम, जब पूर्व मीन्स जो पहला काम है जो समाप्त हो जाए उसके बाद ही दूसरा काम स्टार्ट कर दें, तो उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे सीता खाना खाकर स्कूल जाएगी, मतलब सीता ने खाना खाकर स्कूल जाएगी, सीता ने खाना खाया और वो स्कूल जाएगी, मतलब पहली जो क्रिया है खाना खाने वाली वो समाप्त होगी और दूसरी क्रिया उसके साथ ही स्टार्ट होगी, तो उसको बोलेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया।